हाँ। बच्चों सभी के लिए सुप्रभात। मैं सचिन कामले एसजी बर्वे नगर माध्यमिक शाला घाटकोपर से बोल रहा हूँ। आज हम लोग पाठ क्रमांक 6 इतिहास का महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इस पाठ का आधा हिस्सा पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपने पहले हिस्से में चिपको आंदोलन, महिलाओं का सशक्तिकरण, शराब विरोधी आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, उसके बाद महिलाओं के कानून के संदर्भ में दहेज प्रथा, पारिवारिक न्यायालय, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी की जानकारियों के आधार पर आज हम लोग इस पाठ हमारा टॉपिक है 1985 का यह केस है। इस केस के अंदर बताया गया कि जिन्होंने जिन स्त्रियों का अपने पति के साथ तलाक हुआ है, ऐसे स्त्रियों के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने जरा भत्ता देने की क्या की है, कोशिश की है। मतलब यहाँ पर एक केस था, मोहम्मद अहमद खान बनाम शहनाज बेगम। इस मुकदमे के अंदर यह बात थी कि उनका तलाक हुआ था और पति ने अपने पति को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन पत्नी के जीने का कोई सहारा नहीं था और इस सहारे के कारण उसने क्या किया था, उसके पति पर केस कर दी थी। और इस केस के अंतर्गत बताया गया था कि स्त्रियों के भरण पोषण के लिए पति को उसको हर माह कुछ क्या देनी चाहिए, रकम देनी चाहिए, यानी कुछ पैसा देना चाहिए ताकि उसका उदर निर्वाह हो सके। और इसी केस के माध्यम से आगे भी स्त्रियों को न्यायालय में अगर पति द्वारा तलाक दिया जाता है या फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो यह जरूरी है कि उसको अगर भरण पोषण का कोई माध्यम नहीं है तो उसको हर माह कुछ रकम क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। और इसके खिलाफ जो है कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया था, हल्ला मचाया था, उसके लिए विरोध किया। किंतु फिर सरकार ने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक कानून बना दिया जिसका नाम था मुस्लिम वुमन एक्ट। क्या नाम था? मुस्लिम वुमन एक्ट। इस कानून के अंतर्गत हर स्त्रियों को तलाक के बावजूद भी पति को क्या हर माह कुछ रकम देना क्या होगा, जरूरी होगा, या कुछ पैसा जो है उसके भरण पोषण के लिए देना जरूरी होगा। अगला टॉपिक है हमारा सती प्रतिबंध कानून। देखिए सती बंदी प्रतिबंध कानून जो है, यह कानून की शुरुआत 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके माध्यम से हुई है। इन्होंने सती प्रथा बंद कराई थी, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में यह अंग्रेजों को डर डर के यह सती प्रथा होती थी, लेकिन फिर भी चुप चुप के हम लोग जो है इस प्रथा को क्या रखे थे, शुरू रखे थे। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद, यानी भारत को आजादी मिलने के बाद, यह कानून क्या था, ऐसे ही शुरुआत थी। सबसे पहले सती प्रथा क्या थी कि पति गुजरने के बाद स्त्री जो है वह अपने मर्जी से क्या हो जाती थी, सती होती थी, यानी अपनी जान देने के लिए क्या हो जाती थी, आतुर हो जाती थी या तैयार हो जाती। लेकिन धीरे धीरे जो है वह चलन बदलने लगा। स्त्रियों को ऐसा, क्योंकि स्त्रियों के पीछे परिवार था या उनके छोटे बच्चे रहते थे, तो उनका ध्यान कौन देता, ये भी परिस्थिति थी।
और इसीलिए कई स्त्रियां जो थी वह क्या नहीं थी, सती जाने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी वजह से भारत में 4 दिसंबर 1987 राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहित स्त्री को जबरदस्ती जो है वो क्या किया, सती करा दिया। और उसी सती के होने के कारण जो है बड़े पैमाने पर क्या हुआ, हो हल्ला हो गया। और यह अमानुष कायदा, यह जो है भारत की संस्कृति पर धब्बा लगाने वाला जो तरीका था या संस्कृति थी, उसको मिटाने के लिए सरकार को पहल करनी पड़ी। और यह गैरकानूनी है, यह बात बतानी पड़ी। फिर राजस्थान की ही बात नहीं तो कई ऐसी स्त्रियां थी जिनको गैरकानूनी तौर पर क्या किया गया, सती कराया गया है, जिसमें मीना मेनन, गीता सेधु, सुजाता आनंद, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारियों के कारण जो है यह आंदोलन क्या हुआ और भी बड़ा। और पत्रकारों ने भी इस कांड के बारे में जांच करवाने की मांग की और बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई। और इसी के कारण 1988 में बहुत बड़े कड़े प्रावधान जो है सती प्रतिबंध कानून बनाया गया और यह कानून लागू किया गया, जिसके कारण भारत में सती प्रथा जो है क्या हो गई, बंद हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकार कानून, मानव अधिकार रक्षा कानून। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत ऐसा है कि वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या होता है कि जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो व्यक्ति सक्षम होता है, वो क्या करता है, दुर्बलों पर अन्याय करता है। और इसी वजह से ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी। फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन पर अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में यह कानून बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा गठन किया गया। पहले क्या था, लोगों पर जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे, उसकी शिकायतें जो है थाने में चली जाती थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस ऐसा कानून नहीं था। और इसी वजह से भारत सरकार ने उस 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का निर्माण किया। और इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत राज्य सरकार को यह बात बताई गई कि हर राज्य सरकार जो है क्या किए करे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करे। और जहां पर भी जुल्म हो रहा है किसी भी स्त्री या पुरुष पर, जिसमें क्या होता था पहले की, पहले विधवा स्त्रियां थी, उनको भी लोग बहुत तकलीफें देते थे, या फिर जिसका पति के साथ तलाक हुआ है उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, तकलीफें दी जाती थी। तो उनको तकलीफों से मुक्ति देने के लिए यह कानून क्या किया गया, बनाया गया, जिसमें कमजोरों पर सहायता हो और जो लोगों पर अत्याचार करते हैं ऐसे लोगों को क्या हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखिए अगला जो है मुद्दा, महिलाओं का आरक्षण। यह मुद्दा जो है बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो कानून है उस कानून के अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं का और नगर निगमों में क्या होता था, केवल पुरुषों को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार था और सभी जगह पुरुषों का ही क्या था, बोलबाला था। और इसी वजह से स्त्री जो है वह क्या होती थी, घर ही घर में रहती थी, चूल्हे चौके तक ही उसकी जिंदगी सीमित थी। लेकिन जब स्त्रियां पढ़ सकती है, स्त्रियां लिख सकती है, वो सोच सकती है,
भारत सरकार के 7374वें संविधान का संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत बताया गया कि 1/3 मतलब 100 स्त्रियां हैं तो वहां पर 1/3 यानी 33 स्त्रियों को क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। मतलब उतनी क्या होनी चाहिए, अगर 100 जगहें हैं तो 100 जगह में 1/3 क्या होनी चाहिए, स्त्रियां होनी ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रचलन बदला और आज भारत के कई राज्यों में 1/3 नहीं तो 50% लड़कियों पे क्या है, समान है और इसी वजह से लड़का हो चाहे लड़की हो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। और इसी वजह से भारत सरकार में कई राज्यों में आज 50% आरक्षण, यानी भारत के 15 राज्यों में, हमारे 29 राज्य है लेकिन अभी फिलहाल 15 राज्यों में 50% आरक्षण स्त्रियों को दिया गया। देखिए आप बस में कभी जाते हैं तो बस में भी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए सीट रखी गई है, रखी गई है ना। क्या वो सीट रखने का कारण यही है ताकि महिलाओं को क्या कर सके, आरक्षण मिल सके, मतलब उनको पूरी तरह क्या मिले, सहयोग मिले आगे बढ़ने का। ठीक है। अब देखिए हम लोग अब ये तो देख लिया कि नगर पंचायत में और महानगर पालिकाओं में सरपंच, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महापौर, इसमें 1/3 महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और इसीलिए कई ऐसे जगह है जहां पर महिलाएं मुख्यमंत्री बनी। अगर आपको पता होगा तो भारत की पहली मुख्यमंत्री महिलाएं देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी, ओडिशा में नंदिनी सत्यपथी, तमिलनाडु में जयललिता यह बनी थी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मायावती बनी, राजस्थान में वसुंधरा राजे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो आज भी वहां की मुख्यमंत्री है, बिहार में राबड़ी देवी, उसके बाद गुजरात में आनंदीबेन पटेल, दिल्ली में शीला दीक्षित, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सईद, मध्य प्रदेश में उमा भारती, पंजाब में राजेंद्र कौर, दिल्ली में सुषमा स्वराज, गोवा में शशिकला काकोडकर, उसके बाद असम में सईदा अनवर तैमूर, तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन। ये ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको इस आरक्षण का फायदा हुआ और ये क्या हुई, भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी इन राज्यों की। इसके बाद क्या आप जानते हैं बच्चों कि 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क शहर में एक जुलूस निकला था जिसमें स्त्रियों के लिए काम के घंटे कम करने और काम का उचित परिश्रम मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को अपना घर भी पालना पड़ता है और घर की जिम्मेदारी भी को महिलाओं ने हक को। इसका परिणाम हुआ कि डेनमार्क में हुए ये वुमेन सोशलिस्ट इंटरनेशनल बैठक हुई और इस बैठक में महिलाओं का संघर्ष दिवस के रूप में यह दिवस क्या किया जाता है, आज भी मनाया जाता है। और उसके बाद 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में यह वर्ष क्या हुआ, संपन्न हुआ। और 1977 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ और यह दिन जो है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस यानी वुमेन्स डे के रूप में क्या किया जाता है, घोषित किया गया। और आज भी हम लोग महिला दिवस के रूप में यह क्या करते हैं, मनाते हैं। अब ये तो रही महिलाओं के लिए सारी चीजें या महिलाओं को जो कानून बनाया गया। अब महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। इसके पश्चात जो है कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जिन पर क्या होता था, जुल्म होता था। और इसी के संदर्भ में भी भारत में कई कानून जो है वह बनाए गए हैं
और उस कानून के अंतर्गत है अनुसूचित जातियां अनुसूचित जातियां इस यह अनुसूचित जाति यानी हम लोग कह सकते हैं जो छोटे वर्ग के लोग हैं। अब छोटा वर्ग कौन सा, जिनको पहले के जमाने में छुआछूत के रूप में माना जाता है। क्या क्या किया जाता, छुआछूत, यानी कोई चमार है, हाँ, कोई छोटी जात का है, तो ऐसी जाति के लोग भिश्ती है, कोई मेहतर है, ऐसी जातियों की पहले क्या की जाती थी, उपेक्षा की जाती थी। और पहले के जमाने में ब्राह्मण, ठाकुर और बड़ी-बड़ी जो जातियां हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनका क्या था, वर्चस्व था। तो इसी वजह से इन छोटी जातियों पर क्या किया जाता था, जुल्म किया जाता। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत में सर्वधर्म समभाव यह प्रथा तो शुरू हुई, लेकिन कोई भी जाति के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। और गांवों में, शहरों में भी कई जगह पर जो छोटी जाति के लोग थे, उन छोटी जाति के लोगों पर क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। उनसे छुआ उनके छूने पर नहाया जाता था, या उनको कहीं पर इजाजत, जाने आने की इजाजत नहीं जाती थी। इतना ही नहीं, मंदिरों में भी उनको आने की इजाजत नहीं थी। और इसी वजह से कुछ जातियां जो है वह समाज से विलुप्त होने लगी, मतलब विलुप्त होने दूर दूर है। और इसी वजह से उनका विकास हो नहीं पाया। गरीब लोग और भी गरीब हो गए और रईस लोग क्या हुए, और भी रईस हुई। लेकिन स्वतंत्रता बाद संविधान लागू हुआ जब हमारा, उस संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, आपको पता है ना सबको। उस संविधान लागू होने के बाद स्वतंत्रता समय में हमारे यहाँ स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इस मूल्यों को भारत ने क्या किया, अपनाया। और इस मूल्यों को भारत ने अपनाया तो जो जाति प्रथा थी, जो छुआछूत का ये बात था, यह पालना आज भी क्या है, गैर कानूनी है, कानूनन जुर्म है, समझे। तो ये सारी चीजें जो है वह क्या हुई, लागू हुई, और यह सारी प्रथाएं जो है खत्म हो गई। और साथ ही इन जो छोटे वर्ग है, ये अनुसूचित जातियां हैं, जिनके लिए छुआछूत इस्तेमाल की जाती थी, उनको क्या मिले, प्रोत्साहन मिले, उनके पिछड़ेपन को सहायता मिले। इस वजह से उनके लिए कई प्रावधान क्या किए गए हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत बताया गया कि हमारे यहाँ पर उन जातियों को विशेष रूप से क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, यानी उनके लिए आरक्षण पद्धति क्या की गई, शुरू की गई। और यह सारी चीज की देन किसकी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। देखिए, अगर आप लोग को पता तो हमारे भारत में जो नौकरी है, वो खुली नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, क्या नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता, या फिर उन जाति के लोगों को उसका उपयोग न हो, ऐसा न हो। इसीलिए हमारे देश में क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण हर एक जाति के लोगों को क्या मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पर समझो 100 जगह हैं, तो उस 100 जगहों के अंतर्गत 50% जो है वह ओपन वाले होंगे। ओपन वाले यानी जिसमें बड़ी बड़ी जातियां, ठाकुर, ब्राह्मण, हाँ, ये सारी जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, मतलब बड़े वर्ग के लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। उसके पश्चात बाकी जो 50% जगह है, उन जगहों के अंतर्गत जो भी दूसरी जातियां हैं, जैसे ओबीसी, उसके बाद एसटी, एसटी, एनटी, विजेएनटी, ऐसे कई जातियां हैं, जिन जातियों के प्रवर्ग के उनका प्रवर्ग बनाया गया है। उस प्रवर्ग के अंतर्गत उन जातियों को क्या किया जाएगा, वहां पर नौकरी का मौका दिया जाएगा। उस जाति के लोगों को वहां पर आरक्षण रखा गया है, ताकि उन जाति के लोगों का क्या हो,
विकास हो, वो जो पिछड़ी जातियां हैं वह क्या कर सके, अपना विकास कर सके। तो यही आरक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ये बात समझ लीजिए। और आरक्षण के अंतर्गत यही सारी चीजें बताई जाती है। आज देखिए हमारे यहाँ पर मराठा आरक्षण का बड़ा मोर्चा चल रहा है महाराष्ट्र में, कि मराठा लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी यही बातें हैं कि जिस जातियों का प्रवर्ग या लोक संख्या जिस पर निर्भर करती है, या फिर संविधान के अंतर्गत उनके लिए जितना आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के माध्यम से ही उनको क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये हुई। ऐसे ही अनुसूचित जातियां जो है, जो पिछड़े वर्ग में मानी जाती है, उनके लिए कई यहाँ पर सुविधाएं हम लोग कह सकते हैं, या फिर उनके आरक्षण की व्यवस्था जो है वह भारत में की गई है। यह तो हुई अनुसूचित। अभी अगला जो है, इसमें भी अनुसूचित जनजातियां। अब अनुसूचित जातियां तो हम लोग देख लिया, चमार है, मैतर है, लोहार है, जो छोटे छोटे वर्ग के काम कर रहे हैं, भिष्टी है, उनको। लेकिन अब हमें क्या करना है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। अब देखिए अनुसूचित जनजातियां क्या है। अनुसूचित जनजातियां देश के दुर्गम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं आदिवासी समाज। इस आदिवासी समाज के साथ बहुत क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। या फिर आदिवासी समाज को हम लोग देखेंगे तो वो शहरों से बाहर या शहरों से लुप्त गांव में भी, जंगल, गांव में भी नहीं, जंगल में दूर दराज में जाकर बसे हुए लोग हैं, जिनके कारण उनको जो हमारे यहाँ तरक्की हुई है देश की, उस तरक्की का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इसी वजह से उनकी समस्याएं आज भी गंभीर रूप से वैसे ही है। और इसी वजह से आधुनिकता की ओर उनको बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, और वर्तमान स्थिति में उन जनजातियों में सुधार करने के लिए वह उनको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए आदिवासी कौन लोग हैं, जो बेचारे जंगलों में रहते हैं और जंगल में ही खेती करके और जंगली चीजों का उत्पादन करके उसको बेचकर उन उत्पादन के माध्यम से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। लेकिन कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, और कई ऐसी समस्या है कि उनके पास आधुनिक सामग्री नहीं है खेती करने के लिए। इसी वजह से वो जो उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन के कारण उनको उनकी उपजीविका चलाना भी क्या है, बहुत गंभीर हो गया है। और गंभीर होने के कारण वह गरीबी की दलदल में, या हम लोग कहते असामाजिकता की दलदल में क्या हो रहे हैं, और भी धंस रहे हैं। और वो लोग जहां पर अक्सर रहते हैं वो पहाड़ी इलाका होता है, और पहाड़ी इलाके में वो जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और इसी के फलस्वरूप उनको 2 वक्त का भोजन भी क्या नहीं होता, ठीक से उपलब्ध नहीं होता है, उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, उनको ही घरेलू दवाओं लेकर अपना काम चलाते हैं। अभी देखिए फिलहाल ही एक समाचार में बताया गया था कि एक आदिवासी परिवार उनके बच्चे के पेट में दर्द करता था, तो उसके बदले वो लोग क्या करते थे मालूम है आपको, जो अपने लोहे की सलाई होती है उसको गर्म करते थे, और उसके पेट पर क्या करते थे, उसको दाग देते थे। सोच लीजिए अभी इस 21वीं शताब्दी में भी उनकी आर्थिक परिस्थिति या उनका सामाजिक स्तर जो है वह क्या है। तो इस तरह से वह बहुत पिछड़े हैं, या वैज्ञानिकता से, सामाजिकता से काफी दूर है, और इसी वजह से उनमें अंधविश्वास जो है आज भी पनप रहा है।
ये अंधविश्वास जो है किसकी वजह से है? अशिक्षा के कारण है। और ऐसी जनजाति को विशेष संरक्षण देना जो है वह जरूरी है। और इसी वजह से भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना अनुसूचित जनजातियों में की जाती है और उनको सरकारी सेवाओं में, शिक्षाओं में आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि उनकी जाति के लोगों को भी क्या मिल सके, उसका फायदा मिल सके। अगला देखिए, अगली जाति है घुमंत और विमुक्त जनजातियां। घुमंत यानी विमुक्त जनजातियां जो है, ये कौन सी जनजातियां हैं? जो क्या करते हैं, जैसे पाल पाल लोग जो है हमारे यहाँ भेड़ वगैरह पालते हैं, तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, घूम घूम कर अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसी जनजातियों को का समावेश जो है वह घुमंतु, यानी वो अपनी उपजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, गांव गांव, कहीं कहीं दूर दूर कर घूमते रहते हैं, अपने पशुओं को यहाँ से वहां लेकर चलते रहते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, अच्छे से अच्छा खाना पशुओं को मिल सके और उनकी उपजीविका और उनका व्यवसाय चल सके। और यही बात है, इसीलिए इनका कहीं ठिकाना नहीं होता, ये कहीं पर क्या नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। और स्थिर न होने के कारण इनका जीवन भी ऐसे ही रहता है। इनके बच्चों को ना स्कूल मिलता है, न अच्छी शिक्षा मिलती है, उसके बाद न अच्छा रहन सहन, न सामाजिक जानकारी, न वैज्ञानिक जानकारी, ये सारी चीजें जो है उनको उपलब्ध नहीं होती है। और इसी वजह से इन जातियों के लिए भी कई क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया है। अब देखिए, ऐसी कई जंगल में भी जो जनजातियां रहती थी, उन जनजातियों की खासियत थी 1971 में, जब हमारे यहाँ पर सॉरी 1871 में हमारे यहाँ पर अंग्रेज सरकार थी। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, ये जो जंगल में जनजातियां रहती है या फिर जो आदिवासी लोग हैं, उनकी कई जनजातियां हैं, उन जनजातियों को अपराधी जनजातियां घोषित कर दी थी। और उन पर क्या किया था, कानूनी बनाया दिया था कि ये लोग क्या है, समझो एक उसमें से कोई चोर होगा तो पूरी उनकी पूरी जनजातियां चोरी है। कोई किसी ने किसी का खून किया होगा तो पूरी जनजाति खूनी है। ऐसा जो है उन्होंने क्या किया था, कानून बना दिया था, प्रस्ताव बना दिया था। और इसीलिए उनको कोई व्यवसाय करने का, उनको कोई व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा कानून जो है 1881 में अंग्रेज सॉरी 1871 में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता हुई, उन्होंने यह अन्यायकारी कानून जो है क्या कर दिया, निकाल दिया। और इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटाया गया। और ऐसी जनजातियां विमुक्त जनजातियों में क्या की गई, समाविष्ट की गई। और उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया, विशेष प्रावधान भी दिया गया। इन जनजातियों की शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में भी उनको क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि सरकारी नौकरियों में इनको क्या मिल सके, प्रावधान, यानी उनके लिए एक विशिष्ट जगहें जो है वो रखी गई आरक्षण के माध्यम से, ताकि इन जातियों के लोगों को क्या मिल सके, उसमें प्रावधान मिल सके। अगली जनजाति है अल्पसंख्यक। अभी देखिए, अल्पसंख्यक क्या होता है पता है आपको? जिनकी संख्या अल्प होती है, अल्प यानी कम, यानी धर्म के हिसाब से, लोक संख्या के हिसाब से, या भाषा के हिसाब से, या वंश के हिसाब से, जिनकी संख्या भारत में या उस राज्य में कम है, ऐसे जनजातियों को अल्पसंख्यक जनजातियां कही जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू हिंदू जो है वो बहुत है, इसीलिए हिंदू धर्म जो है वह बहुत बड़े पैमाने पर, या हिंदू धर्म के लोगों की लोक संख्या ज्यादा है। वैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग जो है वो बहुत कम है, इसके लिए क्रिश्चियन जो है वह किस में चले जाते हैं, अल्पसंख्यकों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर जैन लोग कम है, जैन, तो जैन भी जो है वो किस में चले जाते हैं, अल्पसंख्यक में चले जाते हैं। उसके बाद बौद्धिस्ट जो है वह भी कम है और इसके वजह से उनको भी क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक में किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि
उनकी उनका धर्म, उनका वंश और उनकी जाति जो है वह क्या हो, नष्ट न हो। इसी वजह से अल्पसंख्यक लोगों के लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया है, दिया गया है, जिस प्रावधान के अंतर्गत उन जनजातियों को अपना धर्म, अपने संस्कार, हम लोग संस्कृति कहेंगे, उनको पूरी तरह उसके लिए क्या कर किया जाता है, छूट दी जाती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपनी अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपना अपनी परंपराएं, उनको पूरी तरह से क्या रखे, जीवित रखे। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जिनको सरकार द्वारा विशिष्ट प्रावधान जो है वह दिया जाता है। हमारे यहाँ पर देखिए मुस्लिम जो है उनको भी अल्पसंख्यक में ही गिना जाता है, क्योंकि ये कानून जो है वह बहुत पहले बना है, लेकिन आज मुस्लिम जो है हमारे अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोगों की भी संख्या जो है वह क्या है, आज काफी है। लेकिन फिर भी कानून के अंतर्गत मुस्लिमों मुस्लिमों को भी क्या किया जाता है, अल्पसंख्यकों में गिना जाता है। और इसी वजह से उनको, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, इनको बचाने के लिए कई विशेष कानून जो है क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, और ताकि उनका क्या हो, विकास हो सके, वो लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक, हम लोग कहेंगे, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपरा का क्या कर सके, संरक्षण कर सके। इस उद्देश्य से उन लोगों को क्या किया गया है, विशेष अधिकार जो है वह दिए गए हैं, ताकि उनकी उन्नति हो सके। और उन्नति के हेतु सरकार द्वारा निश्चित योजनाएं जो है बनाई गई है, जिन योजनाओं का लाभ इस तरह अल्पसंख्यकों को हो सके, ताकि उनकी जनजाति, उनका वंश, उनका धर्म जो है वह क्या रख सके, बचाया जा सके। तो यही सारी चीजें जो है इस पाठ में हमने देखी है या पढ़ी है। इसके अगला पाठ जो है हमारा, स्वतंत्र समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की गई प्रगति की जानकारी हम लोग करेंगे। अब इस पाठ में हमने क्या किया, जो हमारी भारत की कई जनजातियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है बच्चों, अब किसी को कोई समस्या है, कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकता है। हेलो सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप बता रहे उत्तर प्रदेश में कौन है महिला में? महिला में सर आप बता रहे थे कि वो बोल उत्तर नहीं प्रदेश में सकते। मायावती है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती, बहन मायावती, वो मुख्यमंत्री बनी थी पहली भारत की, उस प्रदेश की। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। फुल पश्चिम ऐसे लिखा है सर, उसका मतलब क्या होता है? भाई तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सामाजिक मतलब सर? समाज के यानी समाज, हमारा जो समाज, हम जिसमें रहते हैं उसे कहते हैं समाज, सामाजिक। और हेलो। बोलिए, किसको और बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है?
हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये आदिवासी जो है सर, ये आदिवासी हमारी तरह क्यों नहीं हुए सर? देखो हमारी तरह क्यों नहीं हुए, मतलब आदिवासी जो है कहाँ पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, और जंगल के बाहर जब आए नहीं, और जो सुविधाएं हैं वो जंगल तक पहुंची नहीं, इसी वजह से उनका चाहिए उतना विकास हुआ नहीं। आज भी देखिए कहीं दुर्गम इलाके में हम जाएंगे तो पहाड़ों में कुछ लोग बसते हैं, तो वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची, और जब सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो उनका विकास कैसे होगा बेटा? और विकास नहीं हुआ तो वो लोग हमारी तरह नहीं बनेंगे। जो लोग वहां से निकलकर शहरों में आएंगे उनका विकास होगा, लेकिन वहां पर उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची है। इसी वजह से तो विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि आदिवासी लोगों को भी क्या मिले, हाँ, नौकरियों में वगैरह प्रावधान मिले, और उनकी जनजातियों को हमारे सरकारी और कई नौकरियों में विशेष प्रावधान दिया है। हेलो सर। हाँ बोलो। इंसानी तो होती है, उसकी प्रजाति तो जंगल में बैठे हुए हैं, मतलब जंगली हो गए हैं, और उसको बुद्धिमान क्यों बोलते हैं? किसको बुद्धिमान बोलते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर, बोलिए। हेलो। बुद्धिमान क्यों बोलते हैं? किसको बुद्धिमान बोलते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा, बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ, बुद्धिमान गावायचे जे सगळं तेज राहायचे आता बुद्धिमान व्हायचे. हेलो बोलो, किसको बुद्धिमान? आज को हमारा जो पाठ है महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, इस पाठ के अंतर्गत हमने भारत में हुए विशेष आंदोलन, साथ ही भारत की कई जनजातियां हैं जिनके लिए भारत में क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें महिला है, उसके बाद कमजोर वर्ग है, कई जो पिछड़ी जनजातियां हैं जिसमें अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, घुमंतु और विमुक्त जनजातियां हैं, इनके लिए भारत सरकार में संविधान के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि ये जनजातियों का क्या हो सके, विकास हो सके, और यह जो जनजातियां है वह और विकसित हो सके, ताकि भारत में समानता जो है वह बनी रहे, सभी का विकास सभी के साथ, भारत सरकार जो है आज भी सभी के साथ है। ठीक है, तो बच्चों आज के पाठ में हमने ये सारी चीजें सीखी है। धन्यवाद।